नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। केंद्रीय बजट 2026 से 27 को लेकर भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट दूरदर्शिता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर भारत की सशक्त भूमि सुनिश्चित करने का स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। स्टार्टअप्स, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने की सरकार की योजना को उन्होंने अद्भुत करार दिया है। श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। बजट के माध्यम से वो सारी चीजों को हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और बने। हमारी सभी इकोनॉमी की जो संभावना वाले मार्ग है उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते नवदृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूं और खास करके एआई इनोवेशन स्टार्टअप को जिस ढंग से प्रमोट करने की सरकार ने योजना बनाई, वाकई वो अद्भुत है। बड़ी बात हुई मध्य प्रदेश के संदर्भ में। रेल में तो क्रांति हो गई। रेल की सुविधाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो मदद की गई, मैं केवल एक आंकड़ा बताऊं आपको कि हमारे पास नई रेल पटरी बिछाने के लिए 9 से 14 तक का एक टेन्योर अगर आप पकड़ें तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी बिछती थी अपने प्रदेश के अंदर। आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बढ़ी है। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है। कहाँ 58 किलोमीटर थी, आज वो 276 किलोमीटर है। इसका मतलब 5 गुना बढ़ी है। और हमारे पास अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, रेलवे अंडरब्रिज आज हमारे पास 2014 की तुलना में 1162 हो गए। 80 रेलवे स्टेशन अमृत बन रहे हैं। 4 वंदे भारत का एक्सप्रेस ट्रेन निकलने जा रही है। कमलापति तो बन ही चुका है, लेकिन इस प्रकार का मॉडल और कई क्षेत्रों में जा रहा है। मेट्रो ट्रेन में हमको मदद कर रहे हैं। इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो, ये तो चालू ही हो गई है। ये जो भुसावल, खंडवा तीसरी और चौथी लाइन 131 किलोमीटर, इनकी 3 परियोजनाओं को जो मंजूरी मिली है, तो ये कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में, और इंदौर मनमाड़ और बाकी क्षेत्रों में बता ही नहीं रहा हूं, उसमें अकेले इंदौर मनमाड़ में 18,500 करोड़ की मंजूरी। ये कोई एक राज्य के लिए वरदान होती है। उसमें 15,000 करोड़ का तो आवंटन है कि आप खर्चा करो। गरीब आदमियों के लिए, यातायात की व्यवस्था के लिए, किसानों के लिए, उनकी फसल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास में कोई पोर्ट नहीं है। ऐसे में रेल की कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी, ये हमारे लिए उतना ही आनंद देगी और उससे हमारे राज्य की गति में और तेजी होगी। जब ग्रीन एनर्जी की बात आ रही है, जो मैंने इसमें बजट में पढ़ा है, ग्रीन ईवी को हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं लगातार। और उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल में जो आपने बात कही, उसकी चुनौती हमारे सबके सामने है। लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पे, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी जीडीपी देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे, तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सने सने हम इस पे कट लगाते हुए आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफी हद तक इसके निराकरण करेंगे। आज मध्य प्रदेश के अंदर की स्थिति अगर देश के संदर्भ में कहूं, तो देश के अंदर हमारे राज्य की आर्थिक ताकत के बलबूते पर जो सर्वाधिक 3 राज्य हैं, जिन 3 राज्यों के अंदर हमारे बजट का 40% के आसपास का हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा, उसमें मध्य प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा कम होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश हो गया है। आज की स्थिति में 1 से 1.5% के आसपास हमारी बेरोजगारी रह गई। और आबादी में हम देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 राज्यों में से एक हैं।
तो ये जो प्रगति हो रही है धीरे धीरे सभी प्रकार के सेक्टर में रोजगार जो मिल रहा है, काम मिल रहा है, खेती के काम धंधे के लिए एजुकेशन का एरिया भी बढ़ा और बाकी काम भी हो रहे हैं, ये उसी का उत्तर मिलेगा। बायोफार्मा के सेक्टर में भी बायोफार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, हेल्थ इंडस्ट्री, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खास करके हमारे यहाँ तो नॉलेज इकोनॉमी के दृष्टि से हम बात करें तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर के इसी आधार पर हम अपने उच्च मूल्य जो रोजगार सृजित करेंगे, खासकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे जहां हम हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर इस फार्मा सेक्टर में लंबी छलांग लगाएंगे। सेमीकंडक्टर ये एक बड़ा सेक्टर है। मैं कल गुजरात में भी सेमीकंडक्टर के ऊपर वहां के मुख्यमंत्री से बात करके आया हूं और सेमीकंडक्टर मिशन 2 उभरती तकनीक है जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एआई आधारित तकनीकों के आधार पर प्रदेश में हाईटेक उद्योग, डिजिटल निवेश, नवाचार आधारित उद्यमिता को हम भी कदम से कदम मिलाकर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर प्रदेश के पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी ये निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो अभी तक हमारे इंडस्ट्री जो चल रही है जो परंपरागत आधारित है, आप कभी कल्पना करना पहले की कॉटन इंडस्ट्री इसलिए डूब गई कि उनको रिनोवेशन करने का मौका नहीं मिला था। अगर नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो नए उद्योग लगाना अच्छी बात है, लेकिन जो चालू उद्योग है उन उद्योगों को संवर्धन करना ये भी एक बड़ा विषय रहता है। इसमें इस चीज के लिए गुंजाइश दी जिससे अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक पुनर्जीवन को नई गति प्रदान होगी। 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पुनर्जीवन, ये जो खासकर जो मैंने बात कही है, इसमें अधोसंरचना में सुधार, निवेश पुनर्स्थापन, उत्पादन विस्तार और स्थानीय रोजगार को नई ऊर्जा मिलेगी। इसी आधार पर औद्योगिक भूमि, लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन को भी हम अधिक कुशल बनाने वाले हैं। एमएसएमई में भी इसी तरह से एमएसएमई के लिए जो हमारी मध्यम श्रेणी की उद्यमिता है, इसमें स्वरोजगार और औद्योगिक विस्तार को मजबूती प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 620 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इन परियोजनाओं से किसानों और ग्रामीण इलाके में पानी की उपलब्धता बेहतर होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। साथ ही सरकार ने कहा है कि भारत अमेरिका डील से गरीबों और छोटे व्यापारियों को नए आर्थिक अवसर मिलेंगे। सरकार का दावा है कि यह कदम कृषि विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कलेक्टरों और कमिश्नरों की बैठक में बड़े आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के लिए हर संभव मदद सुनिश्चित करेगी और उनकी फसलों, सिंचाई और आर्थिक सहायता को लेकर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें और सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करें। सरकार का दावा है कि यह कदम किसानों के हित और कृषि विकास को बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कश्यप ने मीडिया को कैबिनेट में हुए प्रमुख फैसलों की जानकारी दी है। मंत्री कश्यप ने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने पर विशेष फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रखी थी। वे जानकारियां मैं आपको अवगत कराता हूं, जिसमें भावांतर योजना जो मध्य प्रदेश में बड़े सफलतापूर्वक लागू की गई और उसमें 7,10,000 से अधिक किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया गया और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने भावांतर योजना को पूर्णतः लागू करा है। इसी के साथ में इसका भुगतान भी तत्काल 2 माह के अंदर कर दिया गया। इसी बीच में 29 जनवरी को महाकाल लोक की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण भी
मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। और पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा है उसमें हमेशा क्षरण का मतलब उसके ऊपर पानी बार बार लगने से उसका जो लेप है खराब बिगड़ता रहा, तो उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था करी गई कि दर्शक अपने जगह से भाव के लिए पानी एक जगह से डालेंगे, वो प्रतिमा के साइड से होता हुआ जाएगा। तो यह जो हमारी संस्कृति को ऊंचाइयां देने के काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार कर रहे हैं, उसमें एक कदम और इसमें आगे बढ़ा है। एक प्रदेश में पहली बार भोपाल के अंदर ही 30 जनवरी को पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया। यह कोई फूलों की प्रदर्शनी नहीं थी, यह मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए पुष्प की खेती की ओर, फूलों की खेती की ओर आगे बढ़ाने का भी एक उत्सव था। आज हमारे पास में करीब करीब 40,000 किसान पुष्प से जुड़े हैं और वह 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती होती है। इसमें मालवा व निमाड़ महत्वपूर्ण है। इसको पूरे प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड से लेकर के ग्वालियर चंबा संभाग और महाकौशल में भी फूलों की खेती बढ़े, इसके लिए प्रदेश के प्रयास जारी हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण 2-3 कार्य जो पिछली बार की कैबिनेट और इसके बीच में हुए, ये रखे गए थे। इसी के साथ में इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण एक निर्णय हुआ, जो 25-30 सालों से सरदार सरोवर परियोजना के जो विस्थापित थे उन सारे आदिवासी बंधुओं को, करीब 25,602 परिवारों को उनके जो आवास के पट्टे दिए गए थे, उन पट्टों की रजिस्ट्रियां नहीं हुई थी। उनकी रजिस्ट्रियां मुफ्त में करने का, उसकी कोई राशि नहीं लगेगी, राज्य सरकार उसका भुगतान करेगी। करीब उससे 600 करोड़ रुपए का भार भी आएगा। परंतु यह एक ऐसा कार्य है जो 8 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का भी क्षेत्र आता है। वह कई प्रमुख कांग्रेस के, क्योंकि जो 8 विधानसभा है उसमें 3-4 विधानसभाएं आज भी कांग्रेस के वहां पर से विधायक जीते हुए हैं, परंतु बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने वहां पर यह निर्णय लिया कि उन आदिवासी बंधुओं को उनके पट्टों के ऊपर जो हक मिलना चाहिए, जो रजिस्ट्री होना चाहिए, वो रजिस्ट्री तत्काल की जाए। और उसका जो एसओपी पूर्व में निर्धारित था, उस एसओपी के अनुसार वे सारी रजिस्ट्री करेंगे। और इसमें करीब करीब धार, बड़वानी, अलीराजपुर व खरगोन चारों जिले के 25,000 से ज्यादा परिवारों की हम रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। इसी के साथ में आज 2 सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। ये सिंचाई परियोजना बाण सागर बांध के ऊपर स्थापित है। बाण सागर बांध से इनको पानी मिलेगा, क्योंकि बाण सागर बांध में जब से बना है, मध्य प्रदेश सरकार का जो हिस्सा है उसमें से हम 60 से 65% ही उपयोग कर पा रहे हैं। बाकी हिस्सा हमारा करीब 250 एमसीएम का हिस्सा हमारा बाकी है। तो उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए हमने बड़े तेजी से कार्य प्रारंभ करे हैं। तो यह जो 2 परियोजनाएं आज स्वीकृत हुई है, एक है धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, और यह दोनों परियोजनाएं लिफ्ट इरिगेशन वो प्रेशर पाइप के माध्यम से हर एक के खेत में जाएगी। इसमें कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, सिर्फ पंपिंग स्टेशन के लिए 1-1 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। पहली योजना 53 करोड़ की है, 53.73 करोड़ की, और उसमें 3500 हेक्टेयर सिंचाई होगी और करीब करीब 2810 कृषक इसमें लाभान्वित होंगे। दूसरी योजना है बरही सूक्ष्म उद्यम सिंचाई परियोजना। यह कटनी जिले की बरही एवं विजय राघवगढ़ तहसील के अंदर इसका विस्तार रहेगा। यह 566.92 करोड़ की योजना है, जिसमें 20,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 11,500 कृषकों को इसमें सीधा लाभ मिलेगा। तो यह 620 करोड़ 85 लाख की योजना है, 23,500 हेक्टेयर के अंदर जिसका फैलाव रहेगा और 14,000 किसान बंधुओं को इसमें लाभ मिलेगा। ये 2 सिंचाई परियोजनाओं को हमने आज स्वीकृत, मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता के अंदर इसको स्वीकृत करा है। और यह अगर आप देखेंगे तो 2003 तक
प्रदेश के अंदर 7.5 करीब 7-7.25 लाख हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होती थी, जो हमारे राजा महाराजाओं के काल से लेकर के और पूरे कांग्रेस की सरकार के बाद में 2003 तक का एक आंकड़ा था। इसके बाद में जो हमारी सरकार 2003 से बनी, परंतु पिछले 2 वर्ष में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार ने 2 साल के अंदर ही 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का जो आज जो हमने स्वीकृत करा, इसको मिला करके 7.5 लाख हेक्टेयर की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य हमने प्रारंभ करा है। और इससे जो हम अगले वर्ष को किसान वर्ष के रूप में, किसान कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, उसमें जल ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो उसमें हम बड़ी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और जल के साथ में इन सिंचाई परियोजनाओं के अंदर जब भी बड़ी योजनाएं बनती है तो विस्थापितों का एक बड़ा मामला रहता है। तो हमने यह उदाहरण भी दे रहे हैं कि जो 25,000 परिवारों को पट्टे बना करके जो सिंचाई परियोजना के माध्यम से कोई हमारे बंधुओं को जो समस्या आती है उनका भी हम निराकरण तत्काल करेंगे। इसी के साथ आज विभिन्न परियोजनाएं, यह एक सामान्य प्रक्रियागत कार्य है। 26-27 से 30-31 तक के लिए 4 साल के लिए कई विभागों की विभिन्न जो योजनाएं हैं उनकी निरंतरता का निर्णय लिया गया है। उसमें लोक वित्त की कुछ योजनाएं हैं, वित्त विभाग की 8 योजनाएं, मुख्यमंत्री जन कल्याण महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इसको 30-31 तक बढ़ाया गया है। विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना आर्थिक का खाली स्थापना कार्यालय व्यय का है। पशुपालन में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, इसकी निरंतरता आगे बढ़ाई गई है। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर ब्लॉक ग्रांट योजना, इसको भी 555 करोड़ का भार है, इसे आगे बढ़ाया गया है। पशुपालन और डेयरी में गौ संवर्धन और पशु विकास की योजना, महिला बाल विकास में किशोर कल्याण निधि की योजना, घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना एवं पिछड़ा वर्ग में अल्पसंख्यक स्वरोजगार व उद्यम योजना, ये सारी योजना करीब 15,009 करोड़ का जिनका वित्तीय भार है, इन योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक बड़े लंबे समय से कर्मचारियों के मामले रुके थे, उसमें जो राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग करके उनके कर्मचारियों का संविलियन अब महिला बाल विकास में करने की स्वीकृति दी गई है। तो कई कर्मचारियों को लंबे समय से यह समस्या थी, तो मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तत्काल नतीजे देना और कार्यों को, जो हमारे पास कई कार्य लंबे समय से चाहे कर्मचारियों के हों, विस्थापितों के हों या हमारे किसान भाइयों के हों, इन सारे कामों को जल्द से जल्द निपटा करके एक सुशासन को स्थापित करना है। कमी है, बहुत छोटा बोर्ड था, परंतु चाहे 8 भी हो, तो बड़े लंबे समय से वो लोग परेशानी में थे, तो उस कार्य को हमने पूरा करा। चंबल नदी में अवैध रेत खनन के खिलाफ पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने चोरों की तरफ से इलाके को घेरकर जोरदार अभियान चलाया और अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इस कार्रवाई में कई मशीनें और रेत खनन के उपकरण जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में भी अवैध खनन रोकने और नदी संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। आज पुलिस प्रशासन और वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से जो रेत का संग्रहण और रेत का परिवहन किया जा रहा था, उसको लेके आज कार्रवाई की गई है, जिसमें ये जो चंबल नदी के किनारे जो भंडारण किया हुआ रेत था, इसको फॉरेस्ट विभाग और पुलिस विभाग के बल के साथ और प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें एसडीएम भी शामिल है, और फॉरेस्ट से डीएफओ, एसडीओ और उनकी टीम, और हमारे पुलिस के अधिकारी जिसमें रक्षित निरीक्षक और थाना सरायछोला का बल है, और लगभग यहाँ 1000 ट्राली अभी रेत का नष्टीकरण किया गया है, जिसमें 6 जेसीबी और लगभग 150 का बल भी लगा हुआ है। और ये जिला कलेक्टर और एसपी के निर्देशन में ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और ये लगातार अभी जारी है। 2 फरवरी को टास्क फोर्स की कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक ली गई, जिसमें पुलिस विभाग, माइनिंग विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग कलेक्टर साहब के द्वारा समीक्षा की गई कि चारों विभाग मिलकर संयुक्त रूप से यहाँ के जहाँ पर
खुदाई हो रही जहाँ जहाँ है, तो वहाँ पर जाकर तत्काल बलिष्टीकरण की कार्रवाई की जाए। एवं हमारे द्वारा अभी तत्काल सवेरे आज सवेरे 5 बजे से संयुक्त निरीक्षण टीम, चारों विभाग की संयुक्त निरीक्षण टीम बोटिंग से हमारे जहाँ जहाँ खुदाई हुई तो बोटिंग से हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया एवं जगह की वो की गई एवं बलिष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। नरसिंहपुर जिले में पुलिस ने करीब 75 लाख रुपए की लूट की वारदात का कुछ ही घंटों में खुलासा कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। संगठित कार्रवाई के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के कब्जे से अब तक लगभग 66 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। शेष राशि की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और लूट की पूरी साजिश के पीछे के नेटवर्क का पता लगाने के लिए जाँच जारी है। जिले में ये कार्रवाई आम लोगों के लिए राहत देने वाली मानी जा रही है और पुलिस ने कहा है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बता दें कि निकलने का लालच देकर 6 लाख धोखाधड़ी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने पीड़ित को झांसा देकर राशि ठगने की कोशिश की थी। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और बरामद रकम को पीड़ित को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्या मामला था और किस तरह पुलिस को सफलता मिली? देवेंद्र नगर थाने के ग्राम सकरिया में 3 शातिर आरोपियों ने फरियादी शिव सिंह घोषी को ये लालच दिया कि वो जादू टोने के माध्यम से उनको गड़े धन का लोकेशन बताएंगे, उससे वो गड़ा धन उनको दिलवाएंगे और इसी तारतम्य में उनसे लगभग 6 लाख रुपए की उन्होंने 420 करी, जो कि पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही से आरोपियों को भी पकड़ा गया और आरोपियों से इस पैसे की रिकवरी हुई है। लगभग 18,75,000 रुपए की कुल मशरूका इस घटनाक्रम में रिकवर हुआ है। कितना बड़ा विषय है ये, पुलिस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि, जो तंत्र मंत्र से जुड़ा मामला है ये पुलिस के लिए इसलिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं उनको हम बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। हम जन समाज के मानस में ये बात डालना चाहते हैं कि गड़ा धन तंत्र विद्या से नहीं निकाला जा सकता है और इस प्रकार के जो लोग हैं जो भोले लोगों के का फायदा उठाते हैं उन पे पुलिस कड़ी कार्यवाही करेगी, उनको नजरअंदाज नहीं करेगी। क्योंकि हम एक व्यक्ति का नहीं, जो पुलिस के आगे पास आ गया उसकी तो हम राहत दे देंगे, बट ऐसे कई लोग हैं जिन जो कंप्लेन करने भी नहीं आते हैं और ऐसे चोरों का, ऐसे षड्यंत्री लोगों का शिकार हो जाते हैं। मैडम, कहाँ के हैं आरोपी? क्या इनके ऊपर पहले कुछ क्रिमिनल? इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये मैयर के रहने वाले हैं और पहले भी मैयर में भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जबलपुर में हाईवा ओवरब्रिज से तेज रफ्तार ट्रक हाईवा के गिरने की घटना हुई है, लेकिन कार में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे। हादसा बहुत ही भयानक था, लेकिन कार सवारों की सावधानी और सुरक्षित स्थिति के कारण किसी को चोट नहीं आई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और कहा है कि वाहन की रफ्तार और ओवरब्रिज से गिरने के कारणों की पूर्ण जाँच की जाएगी। लोगों को सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। रीवा शहर में 2 लड़कियों के नशे में होने के कारण सड़क पर हंगामा मच गया। घटना के दौरान दोनों ने सार्वजनिक जगह पर उत्पात मचाया, जिससे राहगीरों और पुलिसकर्मियों की मुश्किल बढ़ गई। स्थानीय पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लड़कियों को शांत कराया और उन्हें समझाया है। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि ऐसी हालत में सावधानी बरतें और सार्वजनिक शांति बनाए रखें।
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कुख्यात अपराधी पर मारपीट का मामला सामने आया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया है कि मंगलवार को दीपू पटेल और पाशुपासी थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों के अनुसार इलाके का कुख्यात अपराधी शब्बू खान, जो हाल ही में हत्या के एक मामले में 1.5 साल की सजा काटकर जेल से रिहा हुआ है, अपने साथी अतुल और 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि सभी ने मिलकर पीड़ितों पर हमला किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल किया है। एएसपी ने बताया है कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना गढ़ा में दीपू पटेल और प्रांशु पासी ने उपस्थित होकर बताया कि क्षेत्र का एक जो कुख्यात बदमाश है, जो कि हाल ही में मर्डर के मामले में 1.5 साल जेल में था और छूट के आया हुआ था, शब्बू खान अपने साथी अतुल और 2 अन्य साथियों के साथ इनके ऊपर मारपीट किया और कट्टे से फायर भी किया, जो इनको लगी नहीं। इन चारों के खिलाफ थाना गढ़ा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और अन्य धाराओं के तहत इसमें अपराध दर्ज किया गया है। इसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और इन चारों पर कड़ी प्रतिबद्धता कार्रवाई भी की जाएगी। कल थाना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शब-ए बारात का पर्व कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया है। त्योहार को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में विशेष रूप से सुरक्षा के इंतजाम किए। पुलिस प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख मस्जिदों, कब्रिस्तानों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। देर रात तक पुलिस पेट्रोलिंग जारी रही ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन की सावधानी और सुरक्षा व्यवस्था के चलते शब-ए बारात का आयोजन सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अधिकारियों ने लोगों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग के लिए धन्यवाद किया है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन तड़के होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती के दौरान भव्य श्रृंगार दर्शन श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बने हुए हैं। भस्म आरती के समय बाबा महाकाल का विशेष वैदिक विधि विधान से श्रृंगार किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से भक्त उज्जैन पहुंचते हैं। भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल के अलौकिक स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की कतारें लग जाती हैं और पूरा वातावरण हर हर महादेव की जयकारों से गूंज उठता है। मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखा गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और इसके साथ ही शांत और भक्तिमय माहौल में बाबा महाकालेश्वर के श्रृंगार दर्शन संपन्न हो रहे हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।